अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपके पास चैप्टर क्या है? वर्क एंड एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास एक तरह से देखें तो दो टॉपिक्स आ रहे हैं। एक तो पूरा हमारे पास वर्क का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे वर्क क्या होता है, इसके बाद जो है वर्क का यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, देन जो है वर्क किस किस पर डिपेंड करता है, फिर केसेस क्या हैं वर्क के, पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क, मतलब पूरा हम जो है वर्क को डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारे पास किसका है? एनर्जी का है। तो हम जो है आगे फिर जो है एनर्जी को डिस्कस करेंगे, यानी एनर्जी की क्या है, फिर एनर्जी की टाइप्स जो है वो कितनी हैं, और फिर एनर्जी का यूनिट क्या है। इस तरह एनर्जी को ये अलग से एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जो है वर्क को डिस्कस करेंगे और वर्क के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो जो है टॉपिक बुक में दिया गया है वो सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? वर्क को। पूरे चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, बट पहले हम सिर्फ वर्क को डिस्कस करेंगे एंड देन आगे जाकर फिर एनर्जी को। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्क क्या होता है, कैसे होता है वर्क, और इसके अलावा वर्क का फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद डिपेंड किस पे करता है वर्क, एंड देन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क कब होता है, केसेस पढ़ेंगे वर्क के। तो ये स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्क है क्या, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली तो अगर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स लें वर्क की, तो वर्क क्या है कि अगर आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं इस वक्त, या आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, या आप कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सुबह से बैठे हुए हैं और आप जो है काफ़ी टाइम हो गया है, समझ लें 3-4 घंटे हो गए हैं, और आप लगातार क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आप मतलब सुबह से क्या कर रहे थे, तो आप ये कहेंगे ना कि मैं काम कर रहा था या मैं काम कर रही थी और अब क्या है थक गई हूँ। तो ये जो है आप इसको क्या कहेंगे कि आपने काम किया है, बट जो है नॉर्मली तो डेली लाइफ में आप इसको वर्क कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई काम नहीं किया, ये काम नहीं है। तो फिर क्या है काम फ़िज़िक्स में? तो फिज़िक्स में काम क्या है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल हम कह रहे होते हैं कि जो है हम रीडिंग कर रहे हैं, या फिर राइटिंग कर रहे हैं, या फिर हम जो है सुबह से पढ़ रहे हैं, या फिर अभी आप इस वक्त ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये आप काम कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में तो ठीक है, चलेगा, आप काम कर रहे हैं, बट फिज़िक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई काम नहीं किया, आपका वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है। तो अब ये क्यों ज़ीरो है या आपने क्यों कोई काम नहीं किया, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ़िज़िक्स क्या कहती है, फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग काम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि काम क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक कोई भी जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है या कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है, और इस पे आप क्या करते हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इस बॉक्स पे क्या कर रहे हैं? आप फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाएंगे आपको पता है ये बॉक्स मूव करके यहाँ तक आ जाएगा, यानी क्या ट्रैवल करेगा? जैसे आपने फोर्स लगाई तो ये बॉक्स इस तरफ क्या ट्रैवल करेगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ फोर्स लगी है उसी तरफ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। आपकी फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी ने आपकी फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस चीज़ को फिज़िक्स में वर्क कहा जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, और वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो, जो फोर्स आपने लगाई है ना उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, देन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स जो है क्या हुआ है? वर्क इज़ डन। आप कहेंगे कि वर्क हुआ है। समझ आई है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, वो उसी फोर्स की, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना फोर्स, वो इसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, तो तब आप कहेंगे कि क्या हुआ है? वर्क हुआ है। अच्छा, इसके अलावा वर्क इस तरह से भी हो सकते हैं। वर्क की डेफिनेशन आप वैसे यहाँ से अब इसको पढ़ लें। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। वर्क कब होता है? जब आप फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर दे? मोशन, यानी आपके फोर्स लगाने की वजह से चीज़ हरकत करने लग जाए, तो आप कहेंगे कि क्या हुआ है? वर्क हुआ है। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट। वर्क तब होता है जब फोर्स क्या कॉज करती है? बॉडी को डिस्प्लेस करती है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कॉज करती है। यानी आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी आगे डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब आप फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कॉज करे, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तब वर्क होता है।
तो ये है वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब आपको ये क्लियर हो गया कि वर्क क्या होता है। वर्क सिर्फ तब होगा जब फोर्स लगेगी और बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में, उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो ये है वर्क। उसके बाद जो है एक और तरह से अब हम मतलब वर्क का फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये यहाँ पे ये कॉस थीटा और ये फार्मूला आया कैसे, देन फिर हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। होप सो आपको वर्क की डेफिनेशन समझ आ गई है कि वर्क क्या होता है। अब हम वर्क का फार्मूला ड्राइव करते हैं कि वर्क के फाइंड करना हो हमें तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लें आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ तो आपने डायरेक्ट ऐसे फोर्स लगाई है और ये ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे मूव करने लग गया है, ठीक है। आपने फोर्स लगाई है और ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, जैसे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है ना, तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। यानी इस सरफेस, यहाँ पे अगर कोई सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगाएंगे और इसी के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस करें। लेकिन क्या हो अगर फोर्स आप ऐसे लगाएं, यानी ऐसे ऊपर की तरफ लगाएं, इस तरह से ऐसे फोर्स लगाएं आप, और जब आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, लेकिन बॉडी फिर भी ऐसे डिस्प्लेस कर रही हो, बॉडी ऐसे मूव कर रही हो। अब इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि एक बॉक्स है या कोई भी चीज़ है जिसपे आप, जैसे ये पेन ही है आपके पास, ये इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको, इस पे फोर्स ना इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा लगाएं, इस तरह से ये फोर्स आप इस पे लगाएं, ये आपने इस पे फोर्स लगाई है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप चेक करें, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाई है, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये पेन ऐसे आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप जरा फोर्स की डायरेक्शन चेक करें, यहाँ अगर रखें तो फोर्स की ये डायरेक्शन है, इस तरह ये डायरेक्शन है फोर्स की। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो अगर इस तरह ये फोर्स लगाई आपने और ऐसे आगे ये पेन मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, कि पेन ऐसे आगे जा रहा है, जबकि फोर्स की ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। ये ऊपर, ये मेरे हाथ की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है, और ये जो नीचे जहाँ पे पेन ऐसे आगे मूव कर रहा है ना, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ, ये डायरेक्शन आपके पास किसकी है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो जब ये वाला केस आ जाता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन जाता है। आपने वो टायर्स वाले बैग तो देखे होंगे ना, जैसे बच्चे उनको लेके जा रहे होते हैं, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हैं, वो फोर्स ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हैं, जबकि वो जो टायर्स हैं बैग के साथ लगे हुए वो नीचे रोड पे ऐसे आगे मूव कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो और फोर्स कैसे ऐसे ऊपर लगा रहे हैं आप। उस वक्त फोर्स और नीचे डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही थी, उन दोनों के दरमियान बनता है एंगल थीटा, ठीक है। तो हमने तो अभी ये पढ़ा है कि वर्क कैसे होगा। अब इस केस में वर्क निकालना है। वर्क की डेफिनेशन अभी आपको मैंने क्या पढ़ाई है। वर्क क्या होता है कि फोर्स जब लगती है तो चीज़ मूव करने लग जाती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, और उस डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होनी चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर तो फोर्स की ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रही है, ऐसे जा रही है बॉडी। तो इसमें वर्क कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपने फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ा था कि अगर इस तरीके से ऐसे फोर्स लग रही है, तो इस तरह से अगर ऐसे जो है ऑब्जेक्ट पे किसी भी चीज़ पे फोर्स लग रही है तो उसके आप ऐसे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक एफ आपके पास साइन थीटा आता है और दूसरा कंपोनेंट आपके पास कौन सा आता है, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा होता है, एंगल थीटा। तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा और थीटा जिसके साथ बन रहा होता है यानी जो बेस है वो आपके पास क्या कहलाती है, एफ कॉस थीटा। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे होगी। हमने इस फोर्स को, जो फोर्स ऐसे लग रही थी ना, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से कंपोनेंट्स, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है और जिसके साथ ये थीटा बन रहा है, ये जो बेस है, ये आपके पास एफ कॉस थीटा होता है। अब मुझे बताएं वर्क कब होगा। वर्क सिर्फ तब होगा जब जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और जैसे फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे, तब वर्क होगा ना। तो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी तो ऐसे जा रही है ना, बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो कौन सी फोर्स का, ये फोर्स है ना, इसका इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो ऐसे ही जा रहा है। तो आप चेक करें, एफ साइन थीटा तो ऐसे वर्टिकल है, लेकिन ये जो एफ कॉस थीटा है ये एग्जैक्टली किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो फोर्स के एक कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, और वो कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर अफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। वर्क करवाने के लिए अफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स का कौन सा है, एफ कॉस थीटा।
ठीक है, जबकि एफ साइन थीटा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा वर्क करवाने में। यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है इसी तरह। एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि अलोंग द डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। देखें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एफ कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। तो एफ कॉस थीटा वो इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, विच इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए एफ कॉस थीटा को इफेक्टिव कंपोनेंट कहा गया है। और जबकि एफ साइन थीटा जो है वो फोर्स का कंपोनेंट तो है, लेकिन वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। देखें जरा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है ना, ये डायरेक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट की, जबकि एफ साइन थीटा की ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन, ये एफ साइन थीटा की। तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और एफ साइन थीटा जो है कोई रोल प्ले नहीं कर रहा वर्क करवाने में, प्ले नो रोल इन डूइंग वर्क। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एफ कॉस थीटा को इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों कहा गया है। अब फार्मूला जब हम देखेंगे तो फार्मूला में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। क्यों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है वर्क की डेफिनेशन में फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो क्या होता है, उसके नतीजे में वर्क होता है। तो ये वर्क का फार्मूला आ गया। वर्क को डॉट प्रोडक्ट कहा गया है। तो आपने वेक्टर चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट और जो है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यानी स्केलर प्रोडक्ट है। कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो एज अ रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। देखें फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब इनका आप जो है प्रोडक्ट लेंगे तो एज अ रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का डॉट लेने से स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। देखिए मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर ही होते हैं, लेकिन आंसर में क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी देते हैं। स्केलर क्वांटिटी आ जाए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो वो क्या कहलाती है, वो मल्टीप्लिकेशन, वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, और अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और उसके नतीजे में वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वेक्टर चैप्टर में। ठीक है, तो वर्क जो है याद रखना ये स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब आपने ये भी पढ़ा था जब डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। जब हम डॉट को हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्यों आया, वैसे तो आपने ये वेक्टर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं कि अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा था वर्क करवाने के लिए। फोर्स, जैसे वर्क इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा अफेक्टिव कंपोनेंट था फोर्स का, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा। तो हम कहेंगे जिस कंपोनेंट ने वर्क करवाया ना वो एफ कॉस थीटा है। तो जहाँ एफ आ रहा है वहाँ क्या लिख दें, एफ कॉस थीटा लिख दें। तो एफ कॉस थीटा और साथ में क्या लिख दिया, डी। अब डी पहले, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो डी और एफ साथ कर दिया और कॉस थीटा जो है वो आगे लिख दें। तो एफ डी कॉस थीटा, तो वर्क का ये फार्मूला आ गया, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया, एफ डी कॉस थीटा। एफ जो है, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये एफ जो है ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी फोर्स कितनी लगा रहे हैं। समझ लें 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो 5 है ना, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फोर्स का। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जो आपने फोर्स लगाई उसके नतीजे में चीज़ आगे मूव की ना, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, समझे 2 मीटर किया, तो वो जो 2 मीटर है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। एंड थीटा, और ये जो थीटा है ये एंगल है किस किस के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क को। ठीक है, फार्मूला आपको पता चल गया और देख लिया आपने फार्मूला किस तरह से आया है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क को, कि वर्क के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं। एक तो है भाई एसआई यूनिट्स, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। इसी तरह वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल, जो आपने याद रखना है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एज वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या हो गया, इस वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो इस फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है।
फोर्स वर्क का ये फॉर्मूला है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो वर्क का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो क्या लिख देंगे हम, सो अनदर यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स का है और मीटर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ इसके फॉर्मूले से हमने एक और यूनिट निकाल लिया वर्क का, दैट इज न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट जूल है और जो फार्मूला से हमने यूनिट ड्राइव किया वो क्या है, न्यूटन मीटर है। तो अगर ये दोनों वर्क के यूनिट हैं तो ये दोनों फिर आपस में इक्वल भी होंगे। 1 जूल आपने याद रखना है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 जूल या 1 जूल क्या है, तो आपने कहना है जब एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगती है और उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट 1 ही मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो जो वर्क होता है वो 1 जूल है। फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो वर्क होता है ना। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 ही मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो वर्क जो होगा वो 1 जूल होगा। ये हो गया आपका। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑफ वर्क, कि वर्क डिपेंड किस किस पे करता है। तो हम फार्मूले से ही देख लेंगे वर्क किस किस पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे वर्क का फार्मूला देखें, वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हमने लिखना है वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डिपेंड्स अपॉन एफ, क्योंकि फार्मूले में क्या आ रहा है एफ। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, दैट इज डी, और तीसरा जो है वर्क डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल थीटा है उस पर भी वर्क क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ वर्क। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कि वर्क जो है, वर्क के कुछ केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और वर्क जो है आपके पास ज़ीरो कब होगा। तो इन केसेस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले केस 1 है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव तब होगा, फर्ज करें कि ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस पे ऐसे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो क्या किया इस ऑब्जेक्ट ने, वर्क किया, क्योंकि फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो क्या होता है, वर्क होता है। लेकिन ये पहला केस है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन फोर्स की, यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, दोनों के दरमियान एंगल क्या बना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बना। एंगल तो तब बनता है ना जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, नो, इन दोनों की तो सेम डायरेक्शन, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो दो पैरेलल लाइंस बन गई और पैरेलल लाइंस के दरमियान तो कोई एंगल नहीं होता, तो इनका एंगल क्या है, 0 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या है, 0। तो आपने ये चीजें याद रखनी है कि जब एंगल जो है 0 होगा, यहाँ पे देखें cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने ये पढ़ा है ना, cos, sin और tan, तो ये इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। cos 0 1 के इक्वल होता है, cos 90 जब भी होगा वो 0 के इक्वल होता है, और cos 180 -1 के इक्वल होता है। ये 3 याद रख लेने हैं बस। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि एंगल इन दो के दरमियान 0 बन रहा है, हमें पता है कि वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा। ये पढ़ चुके हैं ना फार्मूला, वर्क किसके इक्वल है, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वैसे ही लिख दें और थीटा की जगह क्या लिख दें, 0 डिग्री। ठीक है, वर्क बराबर है एफ डी कॉस थीटा, तो वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा की जगह क्या लिख दें, 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको दिखाया है, कॉस 0 डिग्री जो है वो इक्वल होता है किसके, कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो कॉस 0 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, 1। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, एफ डी के। तो ये जो वर्क है ना, देखें क्या कोई नेगेटिव साइन आया है इसके साथ, क्या वर्क 0 हुआ है, नहीं। इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि प्लस हम लगाते नहीं है। ठीक है, तो वर्क आपके पास पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव वैल्यू आई है वर्क की, तो पॉजिटिव वर्क कहलाता है। कब पॉजिटिव वर्क कहलाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो और उनके दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो आपका वर्क मैक्सिमम होता है और उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, एग्जाम में थोड़ी वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं। फर्स्ट करें, आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है और आपके 2 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया, ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसने मूव कर लिया है। तो क्या होगा, फोर्स की जगह 2 लिख दें, डिस्प्लेसमेंट कितना मूव किया, 5। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 2 5s are 10। ठीक है, तो 10 और फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर वर्क हुआ है। और देखिए पॉजिटिव 10 है,
इसका मतलब है ये कौन सा वर्क है, पॉजिटिव। आप इंग्लिश में भी देख लें, व्हेन द फोर्स हैज कंपोनेंट इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स का जो कंपोनेंट है, अब मैं ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्यों ले रही हूँ, ये चीज मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि फोर्स कुछ ऐसे अगर लग रही हो तो फिर हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ले रहे होते हैं, एफ कॉस थीटा। तो अगर ये एफ कॉस थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है, चेक करें इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कॉस थीटा भी तो इसी तरफ है ना, फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा वो भी इसी तरफ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब फोर्स का जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन सेम हो जाए, जो किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो एंगल उनके दरमियान क्या बनेगा, 0 डिग्री। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बना, 0 डिग्री। तो आपका वर्क क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और एंगल्स आपने याद रखना है कि ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिनमें आपका वर्क पॉजिटिव रहता है। तो जब तक एंगल आपका 0, अभी हमने 0 रख के देखा है, वर्क पॉजिटिव आया है, या 0 से बड़ा, एंगल 0 या 0 से बड़ा हो, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, लेकिन 90 से छोटा हो, 90 के इक्वल ना हो। देखें इसके नीचे हमने ये लाइन लगाई है ना, इसका मतलब है कि 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, एंगल 0 के इक्वल हो सकता है। एंगल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। बट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 से छोटा और 90 के बराबर भी ना हो, 90 से छोटा हो और 90 के बराबर ना हो। देखिए नीचे लाइन नहीं लगाई है, ये याद रखना है आपने। एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो आपका वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एंगल 0 भी होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आता है नेगेटिव वर्क। वर्क नेगेटिव कब होगा, तो वर्क नेगेटिव के लिए हम जो है देख लेते हैं वर्क नेगेटिव कब होगा। वर्क नेगेटिव तब होगा जब आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। मतलब कि अगर फोर्स जो है, अच्छा ये केस 3 का मैंने यहाँ पे बना दिया, हम सेकंड केस पढ़े ना नेगेटिव वर्क का, तो उसका ये डायग्राम है, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी तो आपका वर्क नेगेटिव होगा। पहले हम इसको डेली लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी चीज पे जो है वो फोर्स ऐसे लगाऊं और वो चीज जो है वो ऐसे मूव करे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये कब हो सकता है। और उनके दरमियान एंगल फिर क्या बन जाता है, यहाँ 180 डिग्री बन जाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि फोर्स जो है आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं और चीज नीचे मूव करने की बजाय ऊपर मूव कर रही है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्ज करें एक बुक है, वो आपके हाथ में उठाई हुई है और आप उस बुक को ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं। आप उस बुक को ऐसे हैंड में रख, या इस पेन को ऐसे आपने हैंड पे रखा और इसको ऐसे आप जो है ऊपर मूव करवा रहे हैं ऊपर। तो इस पेन पे नीचे की तरफ भी तो एक फोर्स लग रही है ना, इस पेन पे नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स क्या है, इसके वेट की फोर्स है, ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस पे ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। और पेन खुद कहाँ जा रहा है, पेन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पेन ऊपर जा रहा है और इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट। ऊपर जा रहा है पेन, मतलब पेन का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ लग रही है। तो दोनों ऑपोजिट हो गए। तो जब ये ऑपोजिट हो गए, ऐसे ऊपर और नीचे हो गए, तो इनके दरमियान ये एंगल क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो इनके दरमियान क्या एंगल बन गया, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये अभी मैंने आपको वैल्यूज याद करवाई है ना। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। आप यहाँ देखिए वर्क इक्वल एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क इक्वल एफ डी कॉस क्या हो जाएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट एक्ट करेंगी तो कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एफ डी और cos 180 की जगह क्या लिख दिया, -1। तो ये देखें वर्क क्या हो गया, -FD। वर्क का आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो इसलिए इसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। कब वर्क नेगेटिव होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन फोर्स हैज अ कंपोनेंट, जब फोर्स का कंपोनेंट जो है वो ऑपोजिट हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, तो cos थीटा जो है वो क्या होता है, cos थीटा यानी cos 180 क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो cos थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। और जो वर्क आता है उसके नतीजे में वर्क भी क्या आता है, फिर नेगेटिव वर्क होता है। और एंगल इसके लिए आपने याद रख लेना है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ 180 ही हो, आपका एंगल जो है 90 से अगर बड़ा हो जाए, 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, देख लें इसके नीचे 90 के इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90, ठीक है। जब एंगल 90 से बड़ा हो और 180 के बराबर या 180 से छोटा हो, तब आपका वर्क नेगेटिव होगा। मैंने 180 की वैल्यू पुट करके बताई है ना, आप कोई और वैल्यू पुट करके भी करेंगे तो आपका वर्क नेगेटिव आएगा। कब नेगेटिव आएगा, जब एंगल 90 से बड़ा पुट करेंगे, 91 पुट कर सकते हैं, और 180 से छोटा, ठीक है, और 180 भी पुट कर सकते हैं। हमने 180 पुट करके देखा है, तो आपका वर्क क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसकी भी एग्जांपल आप इधर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसकी एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ली हुई है। वर्क इक्वल है एफ डी कॉस 180, ठीक है, cos 180 है, cos 180 -1 के इक्वल होता है। फर्स्ट करें फोर्स आपने 2 न्यूटन की लगाई और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ट्रेवल किया है।
तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -10 न्यूटन मीटर। तो ये माइनस नेगेटिव में वर्क आया है ना, तो वर्क नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, अब आते हैं जीरो वर्क पे। थर्ड केस है कि वर्क जीरो भी तो हो सकता है। वर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और थीटा एग्जैक्टली 90 के इक्वल हो जाए। अब आपको समझ आ गई होगी ना, यहाँ 90 क्यों नहीं पुट करना, यहाँ 90 क्यों नहीं पुट करना था, इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया यहाँ, इसीलिए नहीं लगाया कि अगर 90 हो जाएगा, अगर जो है यहाँ पे 90 हो जाएगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा एंगल 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक में 90 से छोटा और एक में 90 से बड़ा, बट नॉट इक्वल्स टू 90, ये इसलिए बोला था। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपकी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है, तो आपका वर्क जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, फर्स्ट कर लें, ये आपने एक बैग उठाया है, ठीक है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आप लगा रहे हो या नीचे की तरफ लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट ना ऊपर की तरफ हो ना नीचे की तरफ हो, बल्कि वो जो है या इस तरफ राइट साइड हो जाए या लेफ्ट साइड हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब एंगल 90 बन जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 बन जाए, ये कैसे हो सकता है। तो अब आप सोचें ज़रा, अगर आपके हाथ में कोई भी बैग है, कोई बैग आपने ऐसे उठाया हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो उस बैग को आपने उठाया हुआ है, तो उस बैग पे आपके हाथ की फोर्स, यानी आपने उसको ऐसे ऊपर उठाया हुआ है ना, तो आपने उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाई हुई है, ऐसे ऊपर की तरफ आपने उस पर क्या लगाई हुई है, फोर्स लगाई हुई है। और उसके बाद ना आप उस बैग को उठाकर रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पर उस बैग को उठाकर चल रहे हैं, तो फोर्स ऊपर की तरफ है और आप ऐसे रोड पे चल रहे हैं ना, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल आ गया, 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल आ गया, 90 डिग्री। ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ऐसा ही हुआ ना। तो जब ये दोनों, अब ये आपने डेली लाइफ में देख लिया ना कि कब होता है ऐसा, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कब होते हैं। इसमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया, एंगल 90 हो गया। अब आप 90 cos 90 आपको पता है जो है वो जीरो के इक्वल होता है, तो cos 90 क्योंकि जीरो की इक्वल होता है, और हमें पता है वर्क के फॉर्मूले में cos थीटा आता है, और अगर एंगल 90 हो जाए तो फिर पूरा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट इज़ वाई अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका वर्क जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई वर्क जो है वो नहीं किया है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से करके देख सकते हैं कि हमें पता है ना वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा के। अच्छा, वर्क इक्वल है एफ डी कॉस कितना हो गया, कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही है ना, वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू अभी हमने देखी है, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, जीरो, और फोर्स की चाहे जो भी वैल्यू हो और डिस्प्लेसमेंट की जो भी वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई होकर कोई एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। कब, अगर आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। किस किस के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये आपका केस 3 था। 3 केसेस आपने देख लिए, एक एंगल 90 होगा तो वर्क जीरो होगा, दूसरा केस आपने देखा जीरो से बड़ा या जीरो हो और 90 से छोटा हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा या 180 के इक्वल हो तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमने इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लिया। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।